नमस्कार सभी को और स्वागत है आपका नॉलेज ड्रिल चैनल पर। जन्माष्टमी है आज, उसके लिए आप सभी को बहुत ही हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज का हमारा टॉपिक है रक्त की संरचना। इससे पहले वीडियो में मैंने आपको रक्त के बारे में सामान्य जानकारी दी थी। तो ये टॉपिक सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज हम समझेंगे रक्त की संरचना के बारे में, स्ट्रक्चर ऑफ ब्लड। तो देखिए यहाँ ये मैंने बनाया हुआ है। रुधिर जो होता है, हमारा जो रक्त होता है, हृदय व रुधिर वाहिनियों के अंदर पूरे शरीर में निरंतर भ्रमण करता रहता है, परिक्रमा करता रहता है। तो ये जो स्ट्रक्चर है हमारे ब्लड का, हमारा जो ब्लड है उसके दो मुख्य भाग हैं, एक तो प्लाज्मा और दूसरा ब्लड कार्पसल। तो इनको कहते हैं हिंदी में रुधिराणु। ये ब्लड का 50 से 60% होता है प्लाज्मा, जबकि रुधिराणु ब्लड का 40 से 45% बनाते हैं। और इन्हीं रुधिराणु के 3 पार्ट्स होते हैं। ये 3 पार्ट्स इधर दिखाए गए हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। आरबीसीज हैं रेड ब्लड कार्पल्स और डब्ल्यूबीसी हैं वाइट ब्लड कार्पल्स। और प्लेटलेट्स जो कि आपने डेंगू के बारे में सुना होगा, तो अक्सर सुना जाता है कि प्लेटलेट्स कम हो गई। तो आज हम इन्हीं के बारे में डिस्कशन करेंगे, जो कि आप देखेंगे कि कई सारी परीक्षाओं में इस टॉपिक के ऊपर बहुत सारे प्रश्न आ चुके हैं। तो आरबीसीज को और भी नामों से, एक और नाम से जाना जाता है एरिथ्रोसाइट, और डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट्स, प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स। तो ये नाम भी आपको ध्यान रखने हैं। अब आते हैं प्लाज्मा के बारे में। तो प्लाज्मा एक रंगहीन द्रव है, किंतु अधिक मात्रा में होने पर यह पीले रंग का नजर आता है। इसकी रचना शरीर के विभिन्न भागों में अलग अलग समय पर, भिन्न भिन्न समय का मतलब समझेंगे कि अलग अलग समय पर इसकी रचना भिन्न भिन्न भागों में अलग अलग होती है। इसमें 90% पानी होता है और शेष मात्रा में प्रोटीन, शर्करा, वसा तथा अकार्बनिक लवण होते हैं। प्लाज्मा प्रोटीन्स के नाम हैं फाइब्रिनोजन, सीरम एल्बुमिन, सीरम ग्लोबुलिन और प्रोथ्रोम्बिन। ये जो प्रोटीन होती है, इसकी कमी से, अगर जो प्लाज्मा प्रोटीन की कमी होने पर जो हमारा रक्त है उसमें काफ़ी मात्रा में जल निकलकर ऊतक, टिश्यूज द्रव में इकट्ठा हो जाता है, जिससे कि सूजन आ जाती है। तो प्रोटीन की कमी से प्रभावित मनुष्यों में ऊतकों के बीच जो लिक्विड फ्लूइड इकट्ठा होने से सूजन आ जाती है। तो ये बात भी आप ध्यान रखेंगे। जो बातें इसमें नहीं लिखी हुई हैं वो आप नोट कर लेंगे। अब बढ़ते हैं रुधिराणु यानी कार्पल्स की तरफ। तो सबसे पहला हमारा था आरबीसी यानी कि लाल रुधिर कणिकाएं। तो लाल रुधिर कणिकाओं के बारे में अब हम जानेंगे, जिनको हम एरिथ्रोसाइट भी कहते हैं। इसका आकार मनुष्य और सभी स्तनधारियों के आरबीसी जो होती हैं वो गोल होती हैं इस तरह से, और अंदर से पिचकी हुई होती हैं, थोड़ी धसी हुई होती हैं। तो इस तरीके के शेप को हम कहते हैं बाइकॉन्केव, और हिंदी में कहते हैं उभयावतल। इनकी जो संख्या होती है पुरुषों में वो 55 लाख प्रति घन मिली होती है, यहाँ घन आएगा। महिलाओं में 40 से 50 लाख प्रति घन मिली, और शिशुओं में 60 से 70 लाख प्रति घन मिली होती है आरबीसीज की संख्या। और एम्ब्रियो में, भ्रूण में 78 लाख प्रति घन मिली होती है। पहाड़ों या अधिक ऊंचाई पर रहने वाली व्यक्तियों में इनकी संख्या 30 ट्रिलियन के लगभग होती है। इनका लाइफ टाइम यानी कि जीवन काल 120 दिन होता है। एक आरबीसी में हीमोग्लोबिन के लगभग 26.5 करोड़ अणु, ये अणु ना होके अणु हैं, होते हैं। तो ये बात ध्यान रखेंगे कि आरबीसी में हीमोग्लोबिन होता है। तो अक्सर एक क्वेश्चन आता है कि आरबीसीज यानी कि रेड ब्लड कार्पल्स की कमी से कौन सा रोग होता है। तो इसकी कमी से रोग होता है एनीमिया। कौन सा रोग होता है? एनीमिया। ये बात आप जानते भी होंगे। तो और आपने एक और बात सुनी होगी कि हीमोग्लोबिन की कमी से भी एनीमिया, दोनों एक ही बात है, क्योंकि हीमोग्लोबिन कहाँ मिल रहा है? आरबीसीज के अंदर।
तो ये बात भी आप ध्यान रखेंगे। इधर एक और इन्फॉर्मेशन लिखी है कि स्वस्थ पुरुषों में हीमोग्लोबिन कितना होता है, स्वस्थ स्त्रियों में हीमोग्लोबिन कितना होता है। तो ये भी बात आप नोट कर लें और ध्यान रखें। और एक और बात कि आरबीसी की कमी से तो एनीमिया होता है, लेकिन अधिक होने से इसमें जो रोग होता है वो होता है पॉलीसाइथीमिया। पॉली, ये बात ध्यान रखेंगे कि अधिकता से, आरबीसी की अधिकता से होता है पॉलीसाइथीमिया। पॉलीसाइथीमिया, तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। आरबीसी सभी स्तनधारियों में होती हैं और इनमें केंद्रक नहीं होता है, किंतु ऊंट और लीवा की जो आरबीसीज होती हैं उनमें केंद्रक होता है। तो आशा करती हूँ आरबीसीज के बारे में आपको समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं डब्ल्यूबीसीज की तरफ, यानी कि वाइट ब्लड सेल्स की तरफ। ल्यूकोसाइट्स भी हमने इसका नाम बताया था। तो एक और बात, आपने कभी ब्लड वगैरह टेस्ट करवाया होगा तो उसमें देखिए एक लिखा आता है टीएलसी, डीएलसी। तो टीएलसी का मतलब होता है टोटल ल्यूकोसाइट काउंट, और जबकि डीएलसी डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट। तो डब्ल्यूबीसी जो होती हैं वो आरबीसी की तुलना में कम तथा बड़ी होती हैं साइज में। इनकी संख्या 5000 से 9000 प्रति घन मिली, किंतु रोगजनक अवस्था में अर्थात पैथोजेनिक स्टेज में इनकी संख्या बढ़ जाती है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। जो ये डब्ल्यूबीसीज होती हैं वो स्कैवेंजर्स अर्थात अपमार्जक का काम करती हैं। मतलब कि ये प्रहरी के समान, सैनिकों के समान, जैसे कि हमारी सेना होती है, रक्षा करती है बाहर से आने वाले कुछ भी जो बुरे लोग आते हैं, आतंकवादी। तो इस टाइप से ही ये जो हमारी जो डब्ल्यूबीसीज होती हैं वो बिल्कुल सेना की तरह समान है, जो हमारे शरीर के बाहर बैक्टीरिया, हानिकारक पदार्थ हमारे ऊपर अटैक करते हैं या माइक्रोब्स प्रति शरीर को ये प्रतिरक्षा प्रदान करती हैं। चोट लगने पर ये सुरक्षा प्रदान करती हैं। ये एंटीबॉडीज़ जो बनाती हैं एंटीजन के लिए, वो रुधिर प्लाज्मा में एकत्रित हो जाती हैं। ये बात ध्यान रखिएगा कि ये एंटीबॉडीज़ बनाती हैं और कहाँ एकत्र हो जाती हैं, वो प्लाज्मा में एकत्रित होकर उपार्जित प्रतिरक्षा प्रदान करती हैं। तो ये बात समझ में आ गई होगी। ये भक्षण का काम करती हैं बैक्टीरिया हानिकारक पदार्थों का, तो इसीलिए इन्हें फैगोसाइट्स कहा जाता है, यानी कि भक्षकाणु। फैगोसाइट का हिंदी में मतलब होता है भक्षकाणु, भक्षण करने वाली। तो ये बात भी आपके समझ में आ गई होगी। और जो चीज़ें क्लियर नहीं हैं अभी, वो डायग्राम में देखकर आपको और भी क्लियर हो जाएंगी। अब आते हैं प्लेटलेट्स की तरफ। प्लेटलेट्स, जिनका मैंने दूसरा नाम आपको बताया था थ्रोम्बोसाइट्स। तो थ्रोम्बोसाइट्स जैसा कि लिखा है केवल स्तनधारियों में मिलती हैं। इनकी संख्या 2,50,000 यानी कि 2.5 लाख के करीब होती है। तो डेंगू वगैरह में देखते हैं तो कि उसमें मरीज़ों में 10,000 20,000 तक हो जाती हैं। तो रामदेव बाबा ने तो काफ़ी प्लेटलेट्स को बढ़ाने के लिए काफ़ी चीज़ें बताई थी, जैसे कि गिलोय, एलोवेरा खाएं, प्लेटलेट्स बढ़ाएं। और ये जो प्लेटलेट्स होती हैं वो एक तरीके से हमारे शरीर को स्फूर्ति देती हैं, शक्ति प्रदान करती हैं। तो इनमें केंद्रक नहीं होता है, जबकि डब्ल्यूबीसीज में केंद्रक होता है। तो मैंने आपको बताया कि आरबीसीज में भी केंद्रक नहीं होता स्तनधारियों में, और डब्ल्यूबीसी में केंद्रक होता है, और जबकि प्लेटलेट्स में केंद्रक नहीं होता है। तो ये बात भी आप ध्यान रखेंगे। तो इतनी बात आपको समझ में आई। तो एक आरबीसी में कितने हीमोग्लोबिन के कितने अणु बताए, ये भी ध्यान रखेंगे आप। और जो भी बातें इसमें नहीं लिखी गई थी वो मैंने जो बताई वो आप कहीं नोट कर लेंगे। अब बढ़ते हैं डायग्राम की तरफ। तो ये देखेंगे हम डायग्राम। तो ये ब्लड का स्ट्रक्चर जो भी मैंने अब तक समझाया वो इसके ज़रिए आपको और क्लियर हो जाएगा। देखिए, ये हैं प्लेटलेट्स, ये है रेड ब्लड सेल्स, और ये है प्लाज्मा, हल्के पीले रंग का होता है, और ये है वाइट ब्लड सेल्स। तो ये है हमारे ब्लड का स्ट्रक्चर। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम भी बताया जाएगा, तो उसके लिए ब्लड के बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी है। इसके अलावा क्वेश्चन की सीरीज़ में करवाऊंगी तो उसमें ऐसी कई चीज़ें बताऊंगी, जैसे ल्यूकेमिया जो कि रुधिर कैंसर होता है,
ल्यूकोसाइट यानी कि जो हमारी ल्यूकोसाइट्स होती हैं उनकी संख्या जब बढ़ जाती है तो हमें रुधिर कैंसर हो जाता है, उसे हम ल्यूकेमिया बोलते हैं। ल्यूकोसाइटोसिस के बारे में भी बताऊंगी जो कि एग्ज़ाम्स की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो उस क्वेश्चन की सीरीज़ को आप ज़रूर देखें। तो जो चीज़ें रह गई हैं वो उस क्वेश्चन सीरीज़ में बताई जाएंगी और आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएंगी। तो ये था ब्लड का स्ट्रक्चर। जो भी अब तक समझाया वो क्लियर हो गया होगा इससे। ये प्लेटलेट्स, रेड ब्लड सेल्स, प्लाज्मा में इस तरह से प्लाज्मा लिक्विड फ्लूइड बताया था मैंने आपको। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत ही धन्यवाद और अगली वीडियो का ज़रूर आपको बताया जाएगा, तो उसके लिए आप ज़रूर तैयार रहें। तो इसको ध्यान से देखें। कुछ